आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसटीटी संस्थान या सांवरिया ट्रेनर क्लासेस, जिसका फुल फॉर्म है, आप लोग काफी दिनों से सोच भी रहे होंगे कि आखिर एसटीसी क्या है। ठीक है, तो यह है सांवरिया, जो कि आपका सांवरिया सेट आप जानते होंगे। और हम धार्मिक प्रवृत्ति कर रही है, तो हमारा संस्थान भी धार्मिक प्रवृत्ति का ही है। ठीक है, लेकिन खैर फुल फॉर्म पे जाना नहीं, एसटीसी परिवार का और आप सभी लोगों का स्वागत करता है। शुरू करते हैं। जैसे कि कल लास्ट में हम जाते जाते कुछ चर्चा किए थे, चर्चा तो नहीं किए थे, सिर्फ आपको पॉइंट नोट करवाया गया था कि विकासशील समाज या देशों में लोक प्रशासन की आखिर क्या विशेषता मौजूद दिखाई देती है, क्या विशेषता देखने को मिलती है। तो विशेषता को सिर्फ हमने कोट किया था। जैसे कि 3 विशेषता तो बोर्ड पर आपको नजर आ रही है कि आधारभूत अवसंरचना का मजबूत ना होना, दूसरा अस्पृश्यता का व्याप्त होना, भ्रष्टाचार की मौजूदगी। अब मैंने ये पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा कि ये भ्रष्टाचार आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई देगा या प्रशासन के क्षेत्र में भी दिखाई देगा। ये किस देश की बात की जा रही है? भारत की ही नहीं, भारत जैसे प्रत्येक सभी विकासशील देशों की बात की जा रही है। ठीक है, तो दोनों का आपको एक पॉइंट और ये ऐड करके चलना पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार की मौजूदगी है। और आपको डाटा दिख ही देना है यहाँ पर। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट लिख सकते हैं भारत के संदर्भ में कि 2021 में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसका जर्मनी में हेडक्वार्टर है, तो उन्होंने अभी 2021 का रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत की पोजीशन क्या बताई गई थी? 86 थी, 85th? 85th सर। 85th? कल कितना लिखा था? जी सर, 85th लिखा था सर। 85th, यस। मतलब एक पायदान का सुधार हुआ है फिर से। ठीक है, क्योंकि 2020 में था ये पोजीशन आपका 86 थी और एक पोजीशन का अब सुधार हुआ है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक आप लोग चेक कीजिएगा। वैसे ना मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है अभी, शायद 86 तो अब है या 85th, कल भी शायद मैंने गलत लिखवा दिया हो, तो आप लोग चेक कीजिएगा इसको। ठीक है, अब मैं भी चेक कर लूंगा इसको, ध्यान नहीं रहा था मुझे। सर अभी वर्तमान में 85 है। तो वर्तमान में 85 ही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद धर्मेंद्र आपको। लक्ष्मी जी कहाँ लेट हो गए थे ये? चलिए, अगली विशेषता शायद आपने लिखी कि मुझे ध्यान करवाइएगा, राजनीतिक अस्थिरता का होना। राजनीतिक, यही पॉइंट नोट किया था शायद आपने, आगे पीछे हो सकता है। अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता मतलब कोई भी जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देती कहां पर? विकासशील देशों में। राजनीतिक अस्थिरता का कहने का मतलब जैसे कि 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट नियुक्त होती है, गवर्नमेंट अपना शासन का संचालन करती है, तो 5 साल से पहले ही अगर किसी कारणवश गिर जाती है तो हम कहेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। ठीक है, तो 5 साल तक किसी भी शासन का न चल पाना, उसी को कहा जाता है राजनीतिक अस्थिरता का मौजूद होना, जो कि विकासशील देशों में अक्सर दिखाई देता है। ठीक है, सैन्य शासन आ जाता है, वो भी तो राजनीतिक अस्थिरता है, मतलब सरकार को ही भंग कर दिया। और सैनिक शासन आ गया, म्यांमार में ऐसी घटना घटित होती है। ठीक है, और म्यांमार में चल ही रहा है। वहां पे देख लीजिए अभी आप अफगानिस्तान में। तो ये चीजें अगर ऐसा घटनाक्रम विकासशील देशों में दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता वहां मौजूद है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। वही अगली बात करते हैं, समाज का शोषणकारी स्वरूप। यह बिंदु भी शायद कल लिखा था, समाज का शोषणकारी स्वरूप। जब तक भारत औपनिवेशिक राष्ट्र था, मतलब उपनिवेश था, औपनिवेशिक शक्ति के अधीन उपनिवेश था, तो उस समय जो चरित्र शोषणकारी किसका था? ब्रिटिश का। और हमारा तो, हम तो शोषक थे, हम शोषक वर्ग थे। शोषण हो रहा था हमारा, तो हम शोषक कहला रहे। सॉरी, जो शोषण करते हैं वो शोषक कहलाएंगे, जो शोषण करेंगे वो शोषक। तो शोषणकारी शक्ति भी आपका ब्रिटेन थी और शोषक भी कौन थे? ब्रिटिश थे। लेकिन शोषण जिनका हो रहा था वो भारतीय लोग थे। उसी का स्वरूप अब आज कहाँ दिखाई दे रहा है? विकासशील देशों के समाज में दिखाई दे रहा है। पहले तो उपनिवेशक थे, तब भी ये विशेषता मौजूद थी, और उपनिवेश की अब विशेषता कहाँ पहुंच गई है? विकासशील देश के अंदर भी प्रवेश कर गई है, जहां पर समाज के स्तर पर उच्च वर्ग के लोग उच्च वर्ग के निम्न वर्ग को क्या शोषित करते हैं। कहते हैं कि आप तो इस समाज के हैं, इस जाति के, आपको तो ऊपर वालों ने यही कार्य सौंपा है। ठीक है, जैसे कि मैं तो नहीं मानता हूँ, आप लोग मानते नहीं मानते, वो आपकी अपना व्यक्तिगत विचार है। जैसे कि कहा ना, जो वर्ण व्यवस्था थी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, जंगाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र हुआ है।
इसका मतलब निम्न स्तर का समझा जा रहा है। तो ये शोषणकारी स्वरूप ऐसा नहीं कि पहले मौजूद था, अब भी दिखाई देता है समाज में, ठीक है। तो इस रूप में विकासशील देशों की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है कि समाज का शोषणकारी स्वरूप भी देखने को मिलता है, जहां उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो शोषणकारी वर्ग अब कौन हो गया, ब्रिटिश की जगह आ गए उच्च वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग भी बोल सकते हैं, जो शिक्षित वर्ग होते हैं, ये उच्च वर्ग के लोग ही तो शिक्षित वर्ग होते हैं। इन्हीं को आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैसे आपका तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो है नहीं एमपीपीएससी में। एक मध्यम वर्ग की कैटेगरी पढ़ी जाती है, मध्यम वर्ग के अंतर्गत शिक्षित लोगों को ही रखा जाता है, ठीक है। और एक और इसमें देखा था, शायद मुझे बताइएगा, आय असमानता का होना, मतलब इनकम ग्रोथ जो है, या फिर पर कैपिटा इनकम मान सकते हैं, तो पर कैपिटा इनकम है, इसमें असमानता, या तो पर कैपिटा इनकम कम है ये कह सकते हैं, या फिर दूसरा बिंदु क्या कह सकते हैं हम, कि ऐसे देशों में, विकासशील देशों में आय असमानता, या तो आय असमानता कह सकते हैं, या दूसरा बिंदु आप कह सकते हैं कि भारी आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, जो शब्द अच्छा लगे उसी को कोट कर सकते हैं, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का होना या आय असमानता का होना, जो कि आपकी पर कैपिटा इनकम कम को भी सूचित करता है। काफी लोग जुड़ गए, आप लोग कोई बोल भी नहीं रहे। तो इस विशेषता के अलावा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, इन विशेषता के अलावा और कोई सी विशेषता हमने कल लिखी थी, तो मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट अगर छूटा हुआ इसमें तो। उमाकांत जी बताइए जरा मुझे थोड़ा, कोई और पॉइंट भी इसमें ऐड किया था हम लोगों ने। सर सामाजिक सेवा का लचीलापन। ओके, मतलब ये बता सकते हैं आप कि सामाजिक सेवाओं का लचीलापन, क्योंकि सामाजिक सेवा इतनी प्रगाढ़ रूप से दिखाई नहीं देती है, तो देखने को मिलता है। जैसे कि प्रशासक, जब तक, जैसे कि आप ही लोग बुरा मत मानिएगा, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग कोई भी अभी प्रशासक सेवा में गए नहीं है। आज हमसे कोई पूछेगा कि क्या करना चाहते हैं, तो बोलेंगे समाज सेवा करना चाहते हैं। किस रूप में जा रहे हैं, कि सेवक के रूप में जा रहे हैं, गरीबों की सेवा करेंगे। लेकिन जब बन जाते हैं तब क्या होता है, सब भूल जाते हैं क्या बोल रहे थे पहले, ठीक है। यह स्वरूप दिखाई देता है भारत में, इसलिए सेवाओं का लचीलापन दिखाई दे रहा है। जब सेवा का पद मिल जाता है, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, प्लेटफॉर्म मिल जाने के बाद खुद ही बोल देते हैं, बस मतलब दूरियां बना लेते हैं, दोस्तों से दूरियां बढ़ जाएगी, सभी लोगों से दूरियां बढ़ जाएगी, आपका स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा, उच्च स्तर पर आप कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन आप तो बने तो सेवक ही हो, तो सेवक पहले जो आपकी धारणा थी उसी धारणा का अनुरूप अगर कार्य करेंगे, तब तो कहा जाएगा कि सामाजिक सेवाओं का लचीलापन नहीं है। लेकिन ये विकासशील देशों में आमतौर पर दिखाई देता है। और एक और बिंदु शायद लिखा था हमने, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, ठीक है। आर्थिक या तो सोशियो इकोनॉमिक बोला जाता है, या सोशियो इको पिछड़ापन, इसका बैकवर्ड क्लास में रहता है, ये थोड़ा पिछड़ापन रहता है इस क्षेत्र में। तो ये भी इसकी प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। अगर नहीं लिखा है तो आखिरी बिंदु लिख लीजिएगा, सामाजिक आर्थिक विषमता का होना। अब ये सारे बिंदु आपने कल लिख ही लिए थे, अब मैं इसको रफ करूंगा। अब सीधा हम बात करेंगे कि आखिर देखिएगा, एक तरह से देखो तो इसमें समस्या नहीं दिखाई दे रही है आपको, ये विशेषता ही तो एक प्रकार से समस्या उत्पन्न होकर आ रही है, तब तो लोक प्रशासन को सुधार करने की बात की जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, आप ये मत मान के चलेगा विशेषता लिख दिया तो यहाँ से हम समस्या के बिंदु के रूप में उठा नहीं सकते। इनमें से भी आप इनको समस्या के रूप में भी उठा सकते हैं। भ्रष्टाचार की मौजूदगी, ये समस्या नहीं है क्या? क्या राजनीतिक अस्थिरता, ये समस्या नहीं है क्या? समाज का शोषणकारी स्वरूप, ये भी तो समस्या है। अस्पष्टता व्याप्त होना, अवसंरचना की कमी दिखाई देना, आधारभूत अवसंरचना, सभी तो क्या है, समस्या भी तो दी है। तो समस्या के रूप में भी आप कोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करेंगे और समस्या क्या दिखाई देती है विकासशील देशों में। बस ऐसे ही आपको 5 मार्कर में बिंदु लिख देंगे, 3.5 या 4 करना तो थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, 3.5 तक ही रखिए, ठीक है। 3.5 के आसपास तो मिल ही जाएगा, ऐसे लिखकर आ जाएंगे आप पॉइंट। ऐसे ही आपको ध्यान रखिएगा एक चीज, और अगर आपको नहीं बताई हो तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन ऐसे मत करिएगा एमपीपीएससी में। इस टाइप से प्रेजेंटेशन करेंगे जैसे कि आप में से कोई करेगा ऐसे प्रेजेंटेशन, और एक बंदे ने किया ऐसे प्रेजेंटेशन, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ मिलेगा आपको 2 नंबर और यहाँ मिलेगा आपको 3 या 4। ये ऐसा क्यों है? अगर ये यूपीएससी में होता तो यहाँ मिलता आपको ज्यादा नंबर, इस वाले चार्ट में यूपीएससी में ज्यादा मिलता, इसमें एवरेज मिलता आपको। पर एमपीपीएससी में ये वाला फॉलो करिएगा, और इस वाले को मतलब कोशिश कीजिएगा सिर्फ 11 मार्कर में दिखाना हो तो एक आध जगह दिखा सकते हैं हम। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे 11 मार्कर के एक पेपर में, तो ये वाला स्वरूप आप 11 मार्कर में दिखा सकते हैं, लेकिन 5 मार्कर में आपको यही दिखाना होगा।
क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि अब इनको तो 5 मार्कर में स्पेस कम दिया है, आधा स्पेस तो उन्होंने गोला बनाने में लगा दिया। इसका मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेस कवर कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना, उनको लाइनें दिखना चाहिए 5। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये अभी बोल रहा हूँ, अगर मैं ये पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता तो मैं आपको यही बोलता। अब जैसे जैसे बदलाव आता है तो परिवर्तन ही तो आविष्कार की जननी होती है, तो परिवर्तन हुआ तो नया आविष्कार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक बिंदु आपको पहले समस्या का कोट करते जाऊंगा, आप लिखते भी जाइएगा, मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा और मेरे साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, तो समस्या का पहला बिंदु, लिखने पे आप समझ जाएंगे। हमारे यहाँ का शासन के साथ, अच्छा मैंने कल शासन और प्रशासन में एक शब्द बताया, दोनों शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे। एक प्रशासन, शासन मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो आप गवर्नमेंट लिख सकते हैं, सरकार। और प्रशासन मतलब ये कार्यपालिका, यही समझा था हमने। अब शासन का स्वरूप कैसा है, शासन तो हमें लोकतांत्रिक दिखाई दे रहा है। लोकतांत्रिक क्यों कहा मैंने, इसलिए कहा क्योंकि निर्वाचन तो हम लोग करते हैं, इसलिए हमने जो सरकार चुनी है वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो शासन का स्वरूप है वो कैसा है, लोकतांत्रिक। क्योंकि सरकार अच्छी योजना बनाती है, ऐसा नहीं कि बुरी योजना, तभी ऐसा निरंकुश योजना नहीं बनाती सरकार को, वो भी कहाँ पर, लोकतांत्रिक राज्य में। तो लोकतांत्रिक राज्य में सरकार कैसी, शासन कैसा है आपका, लोकतांत्रिक। कहाँ पर, विकासशील समाज में या विकासशील देश में शासन हो गया आपका लोकतांत्रिक, लेकिन प्रशासन कैसा है, अलोकतांत्रिक। समस्या, मतलब जब शासन लोकतांत्रिक है तो प्रशासन को भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में, व्यवहार की बात की जा रही है यहाँ पे। ये समस्या जो कोट कर रहे हैं हम, ये व्यवहारिक रूप से जो देखने को मिल रहा है उस आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन अलोकतांत्रिक स्वरूप देखने को मिल रहा है, जबकि शासन कैसा दिखाई दे रहा है, लोकतांत्रिक। दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु के रूप में आप कोट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि नौकरशाही अपने आप को क्या मानती है, मतलब जो प्रशासक होते हैं, प्रशासक द्वारा स्वयं को सेवक ना समझना, लोक सेवक ना समझना। अब यही तो बात की जा रही है, यदि हम लोग ही जब बन जाएंगे कुछ ज्यादा, एक बार आके हटिए फिर से ज्वाइन किया। प्रशासक द्वारा स्वयं को लोक सेवक ना मानना, ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है व्यवहारिक तौर पर। अगर आप सीधा ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे जो भी बात की जा रही है भारत को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, और वाकई में बात भी सही है, विकासशील देश है हम। और जैसे हम ये महत्व समस्या उपाय भूमिका पढ़ लेंगे, एक चीज और बतानी आपको जो स्टार्टिंग में बताना चाहिए थी, जैसे हमने विकासशील समाजों में अगर लोक प्रशासन की भूमिका को पढ़ना शुरू किया है, कुछ प्रथम देश होते हैं, द्वितीय श्रेणी के देश होते हैं और एक तृतीय श्रेणी के देश होते हैं। इनकी चर्चा हम करेंगे, मुझे याद दिला दीजिएगा लास्ट में कि सर उसकी चर्चा करना है, और तब ये भूमिका हम फिनिश कर लेंगे तब। ठीक है, अगला बिंदु इसमें आ सकता है आपका प्रशासनिक नैतिकता का अभाव। प्रशासनिक नैतिकता भी नहीं दिखाई देती है, प्रशासनिक नैतिकता का अभाव। प्रशासनिक नैतिकता क्या होती है, कई बार इस शब्द का नाम तो सुना ही होगा आपने कि प्रशासनिक नैतिकता क्या है, बताइए कोई। प्रशासनिक नैतिकता का मतलब क्या समझ पाए हम, मतलब प्रशासनिक नैतिकता मतलब प्रशासन के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं लोग कैसे कैसे होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहे, मतलब अभाव है, इसका मतलब सत्यनिष्ठ नहीं है। दूसरा, क्या कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ होते तो प्रशासन और अच्छा सुदृढ़ होता। तो सत्यनिष्ठ ना होना, कर्तव्यनिष्ठ ना होना या कर्तव्य परायण ना होना, आप ये भी कह सकते हैं। और एक बोल सकते हैं आप उत्तरदायित्व। वैसे कई सारे तत्व हैं प्रशासनिक नैतिकता के, कई सारे तत्व हैं जो आप कहाँ पढ़ेंगे, फोर्थ पेपर में। ठीक है, फोर्थ पेपर में सारी चीजें पढ़ी जाती है, लेकिन अब एक नई यूनिट जोड़ा है प्रशासन के क्षेत्र में, तो कुछ चीजें आप जो ये प्रशासन के जो नैतिकता के तत्व माने जाते हैं, ये आप एथिक्स में पढ़ेंगे। सबका सत्यनिष्ठा क्या होता है, अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना कार्यों के प्रति, और उत्तरदायी जो उत्तरदायी आपको सौंपा गया है उस उत्तरदायी के अनुसार आपको कार्य करना है। तो इन चीजों का अभाव दरअसल कहाँ पे दिखाई देता है, विकासशील देशों में। और बिंदु आप कोट करना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि जनता की उठ रही मांगों को क्या कहा जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं,
पर ये बिंदुओं में जब समस्या लिखनी है तो समस्या में कोट तो करेंगे कि जनता की इच्छा, इच्छा नहीं कहेंगे हम क्योंकि इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो हम या कह सकते हैं जनता की मांग, जनता की मांग को पूरा ना किया जाना, जनता की मांग को पूरा ना किया जाना, तो आप आमतौर पर समझ रहे हैं। और पांचवा बिंदु स्पेस नहीं आप लिखिएगा, पांचवा बिंदु हम बोल रहे हैं, पांचवा बिंदु लिखिएगा, औपनिवेशिक चरित्र को त्याग कर, औपनिवेशिक चरित्र को त्याग, औपनिवेशिक चरित्र को त्याग कर उनके उद्देश्यों की प्राप्ति, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करना। देखिएगा हमने औपनिवेशिक चरित्र तो त्याग दिया है, मतलब जैसे कि ब्रिटिश का जैसा चरित्र था हमारे प्रति, तो वो तो हमने त्याग दिया कि हम ऐसे स्वभाव के नहीं रहेंगे, लेकिन फिर किया क्या जा रहा है, उसके जो उद्देश्य थे उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। तो ये भी एक समस्या दिखाई देती है। तो कैसे लिखना था आपने, एक बार मैच कीजिएगा, औपनिवेशिक चरित्र को त्याग कर उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करना। अब ये 5 बिंदु हो गए, 5 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डालेगा आप लोग उपाय, उपाय ज्यादा तो है। अब जो जो भी समस्या लिखी है उन्हीं समस्या को आप खुद उपाय बता सकते हैं, ठीक है। जितनी भी समस्या और विशेषता आपने देखी है, मैं कहूंगा कि अगर प्रशासक अपने आप को क्या नहीं मान रहे, लोक सेवक नहीं मान रहे, तो लोक सेवक मानना चाहिए। क्या बोलेंगे, लोक सेवक मानना चाहिए। ऐसा एक बना देना चाहिए, ऐसा कुछ कठोर कानून जिससे कि वो अपने आप को लोक सेवक समझे। अगर ऐसा कार्य नहीं करता है तो उनके लिए कुछ ऐसी कार्यवाही की जाना चाहिए, उनको प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, रिजेक्ट नहीं, मतलब नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना है, ऐसे कुछ उपाय कर देना चाहिए। तो पहला बिंदु लिखिएगा कि प्रशासक उपाय में लिखना है, ठीक है। प्रशासकों को लोक सेवक स्वीकार करने के प्रति स्वीकार नहीं करना है, मतलब व्यवहारिक रूप में लाना भी है, ठीक है। प्रशासकों को लोक सेवक स्वीकार करने के प्रति नियमबद्ध होना। एक उपाय तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रशासनिक नैतिकता का अभाव है, तो एक पॉइंट ये तो कोट कर सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं प्रशासनिक नैतिकता होना चाहिए, ठीक है। एक बिंदु लिख लीजिएगा, कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण, आप लिख सकते हैं कर्तव्य निष्ठ भी लिख सकते हैं शब्द के प्रयोग इस शब्द को स्किप करके। दूसरा, प्रशासक कैसा होना चाहिए, कार्यकुशल। जैसे कि आप लोग ही कहते होंगे, कई बार सुना भी होगा शायद, पर वो तो फील्ड में जाते तब वर्क एक्सपीरियंस हो ही जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, अरे यार उस बच्चे का तो सेवा में हो गया, वो तो आईएएस बन गया, देखने में लग ही नहीं रहा था कि आईएएस बन जाएगा, अरे वो तो डीएसपी बन गया, विशेषता तो कुछ नजर नहीं आती लेकिन बन गया, ठीक है। पर यह कि ज्ञान के आधार पर बन रहा है, यहाँ पे योग्यता कैसी है, यहाँ ज्ञान की योग्यता ली जा रही है और वहाँ क्षेत्र में कुछ और काम करवाया जा रहा है। आपसे वहाँ इतिहास तो नहीं पढ़वाया जाएगा, वहाँ से आपसे राजनीति, आपसे मतलब जो भी आप छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, एमपी जैसे स्पोर्ट पूछता आपको, खेल की क्या जरूरत है प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ऐसी चीजें कुछ योग्यता ऐसे निर्धारित करवा दीजिए जिससे कि वो प्रारंभिक चरण में इसको पूर्ण करे, जिसकी उपयोगिता कहाँ पे नजर आए, वर्क के फील्ड में, ठीक है। जहाँ पे वो काम करेगा वहां पे उसकी विशेषता नजर आएगी। तो कर्तव्य परायण होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि बाजू में एक आदमी तड़प रहा है और बस उसको इग्नोर करे जा रहे हैं। और प्रशासक का काम होता है एक सेवक के रूप में कार्य करना। तो यदि कोई प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर कोई वंचित हो रहे हैं तो उन वंचितों की सुरक्षा करना, ये भी एक काम होता है इनका। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रशासक कैसा होना चाहिए, संवेदनशील, ठीक है। संवेदनशील बनने का प्रयास करना चाहिए, ये लोक सेवक के गुण होना चाहिए, ठीक है। आप सत्यनिष्ठा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा के साथ आप एक को क्या लिख सकते हैं, उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी होना चाहिए, क्लियर हुआ। अब तीसरा बिंदु लिखिएगा इसमें,
जन भागीदारी को भी समझना चाहिए, जन भागीदारी के प्रति उनका मतलब उन्मुख होना चाहिए। जन भागीदारी की सुनिश्चितता, जन भागीदारी की सुनिश्चितता का मतलब ये हुआ कि कोई लोक सेवक ने अपनी मर्जी से कोई काम किया, उसमें किसी भी जन भागीदारिता का सहयोग नहीं, लोगों से कुछ पूछा नहीं और उस क्षेत्र में कुछ ऐसा कोई कार्य योजना संचालित कर दिया है। तो पहले जन भागीदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए, लोगों से पूछना भी चाहिए कि आखिर आपकी यहाँ पे आवश्यकता, इस बिंदु के प्रति आपकी क्या विचार, फलाने बिंदु के प्रति आपका क्या कहना है, क्या ये यहाँ पे किया जाएगा तो ये अनुचित तो नहीं होगा। तो जन भागीदारी सुनिश्चित करना होगा या सुनिश्चितता होनी चाहिए। क्या जन भागीदारी या जनों के हित में लोक सेवकों का या प्रशासकों का उन्मुखीकरण होना चाहिए, उनकी तरफ उनका ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और आखिरी बिंदु, चौथा बिंदु इसमें लिख लीजिएगा, सरकार के लोकतांत्रिक एवं समाजवादी लक्ष्यों के प्रति, लिखिएगा चौथा बिंदु यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा, सरकार के लोकतांत्रिक एवं समाजवादी लक्ष्यों के प्रति निष्ठा का भाव होना, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी लक्ष्यों के प्रति निष्ठा का भाव होना। ये 4 बिंदु उपाय के तौर पर आप कोट कर सकते हैं। अब ऐसा आवश्यक नहीं कि केवल ये 4 ही है, बाकी तो आप जितना समझ पाए, जितना आपका सब्जेक्ट में पकड़ होगी, वैसे आप उसमें सीखते जाएंगे। अब आखिरी बिंदु की हम चर्चा करेंगे भूमिका को लेकर। ठीक है, भूमिका को लेकर बात करते हैं कि विकासशील देशों में, अब यही तो सिलेबस में यही तो लिखा हुआ है बस, कि विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, ये बिंदु लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बनना तो पहला तो ये पहली प्रायोरिटी यहाँ पे ध्यान देना आपको। वैसे यहाँ पे ध्यान देने के साथ साथ इन 3 चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने भूमिका बता दिया तो यहाँ से पॉइंट नहीं उठा सकते, यहाँ से भी आप पॉइंट उठा कर यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, पर ये कब होगा, जब आप अच्छे से टॉपिक पर पकड़ हो जाएगी या मजबूत हो जाएगी आपकी टॉपिक के प्रति। तो भूमिका में हम देखेंगे, सबसे पहला बिंदु लिखेंगे कि स्थायित्व प्रदान करता है। विकासशील देशों में यदि लोक प्रशासन अच्छा होगा, विकासशील देशों में लोक प्रशासन अच्छा होगा, क्योंकि भूमिका देख रहे तो पॉजिटिव सेंस में देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंस में हमने समस्या देख ली है, उपाय भी बतला रहे हैं। अब भूमिका अगर देखते हैं तो भूमिका पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। तो पहली भूमिका क्या हो जाएगी इसकी, कि समाज को स्थायित्व प्रदान करता है, या समाज की व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान। अच्छा, एक बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क बताता है, किसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमने प्रशासन का महत्व भी देखे, लोक प्रशासन के महत्व भी देखे, सारे महत्व को यहाँ पे कोट कर दीजिएगा, आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी। ठीक है, विकासशील देशों के लिए जो भी हमने प्रशासन के महत्व और लोक प्रशासन के महत्व देखे हैं, सभी को यहाँ कोट कर देंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा। पढ़ना एक जगह, यूज 3 जगह करना। ठीक है, तो ऐसा स्मार्ट वर्क किसे कहा जाता है कि आप स्मार्ट वर्क करिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना आपको। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जब हमने कहा था कि समाज में कैसे चीजें व्याप्त हैं, समाज में जो कुप्रथाएं मौजूद थी या फिर समाज की व्यवस्था अभी भी पुराने ढर्रे से चल रही थी, तो हम कह सकते हैं कि अगर लोक प्रशासन सुदृढ़ीकरण हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक कुप्रथाएं तो वो भी समाप्त हो सकती है। सामाजिक जो हो रही है आजकल, आप देखने को मिल रहा है कि कई सामाजिक कुप्रथाएं नष्ट होती जा रही है, जैसे सती प्रथा दिखाई देती है क्या? बिल्कुल नहीं। सती प्रथा जो कि सामाजिक कुप्रथा के अंतर्गत ली जाती थी, तो सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन, जैसे कि बाल विवाह अभी भी देखने को तो मिलता है, लेकिन काफी हद तक ये सुधर रही है प्रवृत्ति भी। और देखना, सामाजिक कुप्रथाएं आप जब पढ़ेंगे, समाज वाला टॉपिक पढ़ेंगे,
क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, फिर सोशियोलॉजी वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे इसी के बाद। तो वहां पर हम देखेंगे सामाजिक कैसी विशेषता है समाज की। तो सामाजिक कुप्रथा, ये सारी सामाजिक कुप्रथा महिलाओं से संबंधित होती है, सारी समाज। सती प्रथा देख लीजिए, दहेज प्रथा देख लीजिए, दहेज प्रथा के बाद आप बाल विवाह देख लीजिए, ठीक है। उपनयन संस्कार न दिया जाना, ये उपनयन संस्कार आप उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, ये उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था महिलाओं। तो ये सामाजिक कुप्रथाएं जो होती है, ज्यादातर सामाजिक कुप्रथाएं महिलाओं से ही संबंधित रही, इसलिए वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों की तरफ क्या थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और आप वही देखेंगे कई सारी चीजें हम बाकी हिस्ट्री में चर्चा करेंगे, नहीं हिस्ट्री हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो रुकना जाएगा, ठीक है, शायद 10 मिनट और चलेगा ये, तो कोशिश करता हूँ 10 मिनट में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक मैसेज आया है, हाँ, दिस मीटिंग विल बी एंड 10 मिनट, ओके। चलिए जल्दी से हम लिख लेते हैं इसको, जल्दी का मतलब है पढ़ेंगे अच्छे से और ब्रेक करके दूसरा टॉपिक में शुरू करें, ठीक है। तो अगला लिखेगा इसमें आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, वहां भी लिखा था हमने आर्थिक विकास एंड आर्थिक समृद्धि, ये दोनों अगर हो रही है तो ये भी भूमिका के तौर पर नजर आएगा। अगला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप बता सकते हैं कि प्रजातंत्र का विकास होगा, या फिर प्रशासन भी कैसा हो जाएगा, प्रशासन का प्रजातांत्रिक स्वरूप, देखने को मिलेगा। यदि जन कल्याण के दृष्टिकोण से वो कार्य करेंगे तो। पांचवा बिंदु, सामाजिक न्याय स्थापित होगा, सामाजिक न्याय स्थापित होगा, स्थापित, सामाजिक न्याय स्थापित होगा। ये भी क्या हो सकती है, इसकी प्रमुख भूमिका हो सकती है, क्लियर हुआ। और आखिरी लिख दिया जाएगा पर पॉइंट, नीति निर्माण में सहयोगात्मक भूमिका, छठा बिंदु, नीति निर्माण में सहयोगात्मक भूमिका, नीति निर्माण में। अब ये सारे महत्व कैसे देखने को मिलेंगे, आपने जहाँ पे प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों का जो महत्व पढ़ा है, वही महत्व के बिंदु आप अगर याद नहीं दिखाई दे रहे तो उसमें से आप लेकर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा उसको, ठीक है। और बाकी इनका विस्तार देना आपको आना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं का एग्जाम्पल देना होगा, सभी जगह एग्जाम्पल देने की बात की जाती है, ठीक है, एग्जाम्पल को कोट करके अपनी बात को रखना होता है, तो यही आपका 11 मार्कर तब जाकर बन जाता है, ठीक है। अब एक आखिरी में सूचना सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो रुक जाएगा। अभी हम जैसे ही क्लास ऑफ हो जाएगी तो जस्ट 15 मिनट के बाद, जैसे जब भी क्लास अपनी ऑफ होगी तो उसके 15 मिनट बाद सिर्फ हम सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे एमपी का हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। और एमपी के हिस्ट्री वाले पोर्शन को 30 मिनट करके 2 वीडियो बनाएंगे अपन, ठीक है। 2 मतलब ऐसा नहीं कि आपका लॉग आउट हो जाएगा 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद तुरंत आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। 1 घंटे की क्लास रहेगी हमारा एमपी का हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये वाली क्लास हम आधे घंटे के लिए करेंगे, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये मेंस का पूरा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा कम समय देते हैं क्योंकि प्रीलिम्स अपना सामने आ रहा है। तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम आधे घंटे लेंगे और 1 घंटा पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक, एमपी का हिस्ट्री। बाकी जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा हम नया टॉपिक उठाते जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए, आप लोगों से इजाजत चाहेंगे हम, ठीक है। और जस्ट 15 मिनट के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है सिर्फ, ठीक है। 15 मिनट के बाद फिर से आपको ग्रुप में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा और एमपी का हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। 10:15 ओके सर। थैंक यू सर।